सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित 159 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये कर रहे हैं हम इकाई 2 और इकाई 5 से संबंधित, क्योंकि इकाई 2 के अंतर्गत आपको जो आदिकाल है इससे संबंधित, फिर भक्ति काल से संबंधित, आधुनिक काल से संबंधित, रीति काल से संबंधित। तो आधुनिक काल के अंतर्गत जो आपकी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता, इनकी प्रवृत्तियाँ, इनकी विशेषताएं, ये सभी दे रखी है। तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन होंगे और जो आपकी इकाई 5 के अंतर्गत जितनी भी कविताएं दी गई हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। वैसे इस क्लास से संबंधित पहले हम 159 क्वेश्चन कर चुके हैं, वो आप पीछे की क्लासों में देख सकते हैं। 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी ये इससे संबंधित तीसरी क्लास है। वैसे यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित ये हमारी शायद 31वीं क्लास है। यूजीसी नेट जो आपकी इकाई 10 हैं, सभी क्वेश्चन होंगे उनसे संबंधित भी क्वेश्चन होंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उनसे संबंधित भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज हम कर रहे हैं 160 क्वेश्चन नंबर। स्थापना दी गई है, देखिए अगर हम ए आंसर लगाएंगे तो वहाँ पे ए भी सही होगा और आर भी सही होगा, दोनों ही स्थापना और तर्क दोनों सही होंगे। अगर हम बी आंसर लगाएंगे तो वहाँ पे ए सही होगा तो आर गलत होगा। सी आंसर लगाएंगे तो ए गलत होगा, आर सही होगा। और डी आंसर लगाएंगे तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि दोनों ही आपके जो स्थापना है और तर्क दोनों ही गलत हैं। प्रगतिवादी कविता शोषण का विरोध करती है। आपसे पूछा गया है कि जो प्रगतिवादी कविता है ये शोषण का विरोध करती थी? बिल्कुल करती थी। देखिए यहाँ पे प्रगतिवाद जो वादी कविता है उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। प्रगतिवादी कवि समाज में साम्यता लाने का प्रयास करते थे। आप सभी को पता होगा हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद और राजनीति क्षेत्र में मार्क्सवाद दोनों ही बराबर थे। ये दोनों शोषित वर्ग और शोषक वर्ग 2 भागों में बांटकर जो शोषित वर्ग है, जो शोषक वर्ग का जो शोषण करता था उसके हिसाब से इसमें कविताएं लिखी गई हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रगतिवादी कविता है वो शोषण का विरोध करती थी और प्रगतिवादी कविता है उसमें समाज में साम्यता लाने का प्रयास किया गया था। तो दोनों ही कथन आपके ठीक हैं, स्थापना भी ठीक है और तर्क भी ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवादी कविता पारलौकिक तत्वों को नहीं मानती थी। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रगतिवादी कविता है वो पारलौकिक जो तत्व हैं उनको नहीं मानती थी। पारलौकिक तत्व शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने में रोक लगाते हैं। ये बात बिल्कुल हमारे ऊपर लागू होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रगतिवादी कविता है वो पारलौकिक तत्वों को नहीं मानती है। अगर वो पारलौकिक तत्व, पारलौकिक मतलब परलोक से संबंधित, मतलब इस लोक से हटके, जैसे हम मानते हैं ईश्वरीय शक्ति, दैवीय शक्ति, ऐसे बोलते हैं भला करेंगे हम किसी का तो भगवान देख रहा है, उस व्यक्ति का हम बुरा कर रहे हैं तो भगवान देख रहा है। भगवान कहीं नहीं होता है, हमारी आत्मा में होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन फिर भी हमारे एक शंका है, ये धारणा है कि भगवान हमको देखता है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे शोषण वर्ग, शोषक वर्ग दोनों का यहाँ पे दर्शाया गया है दोनों को। अगर पारलौकिक सत्ता होती, पारलौकिक तत्व को मानते तो इस शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे। ठीक है, तो पारलौकिक तत्व है वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने में रोक लगाता है। तो दोनों ही स्थापना और तर्क दोनों ठीक हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए। आप इन क्वेश्चनों को समझते हुए चलेंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले तार सप्तक से जुड़े कवि रघुवीर साय मूलतः पत्रकारिता से जुड़े व्यक्ति थे। एक बात आप याद रखेंगे, पहले तार सप्तक के अंतर्गत कवि आते थे 7। वैसे तो चारों ही तार सप्तक के अंतर्गत कवि 7 आते थे, लेकिन जो रघुवीर साय ये प्रथम तार सप्तक से संबंधित नहीं थे। प्रथम तार सप्तक को याद रखेंगे, सिर्फ तार सप्तक ही बोला जाता है। ठीक है, तार सप्तक ही बोला जाता है और इसमें रघुवीर साय जी नहीं आते हैं। ठीक है, ये रघुवीर साय जी हैं वो दूसरे तार सप्तक से संबंधित हैं। रघुवीर साय जी कौन से सप्तक से संबंधित हैं? दूसरे तार सप्तक से संबंधित हैं। पहले तार सप्तक से संबंधित हैं अमुने गिरा प्रभा, आज्ञा जी, मुक्तिबोध जी, नेमीचंद्र जैन जी, गिरिजा कुमार माथुर जी, रामविलास शर्मा जी और प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल जी, ये आएंगे। ठीक है, पत्रकारिता से जुड़े होने के कारण रघुवीर साय राजनीति की विडंबनाओं और राजनेताओं के जो खोखलेपन था उसका अच्छी तरह से
परिचित थे। बिल्कुल आर सही है, लेकिन आपकी स्थापना गलत है, क्योंकि रघुवीर साय हैं वो पहले तार सप्तक से संबंधित नहीं थे, ये दूसरे तार सप्तक से संबंधित थे। तो आपका स्थापना अगर गलत है और तर्क सही है तो याद रखेंगे ये आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, क्योंकि आपका स्थापना सही है और आर तर्क है वो गलत है। अगला है प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। आपसे पूछा गया है जो प्रयोगवाद है वो केवल शिल्प का चमत्कार है, तो बिल्कुल गलत है। देखिए प्रयोगवाद है वो केवल शिल्प का चमत्कार नहीं है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई एक शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। देखिए कई एक शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। देखिए यहाँ पे समझेंगे आप, जो प्रयोगवादी है उसमें केवल शिल्प का चमत्कार नहीं है। प्रयोगवादी मतलब प्रयोगवाद के अंतर्गत अज्ञे जी ने तार सप्तक की स्थापना की थी। तो प्रथम तार सप्तक देखिए राहों के अन्वेषी, मतलब अलग अलग राहों के अन्वेषी, मतलब खोज करता थे वो, अलग अलग राह ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। तो यहाँ पे केवल शिल्प का चमत्कार ये कथन गलत है, ठीक है। और समकालीन कविता में समाज, देखिए यहाँ पे ये मैंने गलत बता रही हूँ, ये 164 का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई एक शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों ही आपके गलत हैं, तो आंसर आएगा यहाँ पे डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 164, समकालीन कविता समाज का सच्चा चित्र प्रस्तुत करने में सफल हुई है। देखिए समकालीन कविता है वो समाज का सच्चा चित्र प्रस्तुत करने में सफल हुई है, ये कथन गलत है। देखिए समकालीन कविता है वो समाज का नहीं, वो समाज सापेक्ष होने की बजाय क्या थी, व्यक्ति सापेक्ष थी, ठीक है। व्यक्ति का चित्रण करती थी ये, समाज का चित्रण नहीं करती थी। क्या, समकालीन कविता। आगे है समकालीन कविता का समाज से जुड़ाव रहा है। समकालीन कविता है उसका समाज से जुड़ाव रहा है, लेकिन समाज का सच्चा चित्रण प्रस्तुत नहीं करती थी, वो समाज में रह रहे जो व्यक्ति विशेष हैं उनका सच्चा चित्रण प्रस्तुत करती थी। तो देखिए यहाँ पे स्थापना आपकी गलत है और तर्क आपका सही है, तो आंसर आएगा आपका सी, ठीक है। अगला है निराला की कविता कुकुरमुत्ता जो सन 1942 की थी, सर्वहारा और पूंजीपतियों के बीच द्वंद्व को उजागर करने वाली कविता है। यहाँ ऊंच नीच अमीर गरीब के बीच खाई को पाटने वाली कविता है। बिल्कुल ए आपका बिल्कुल ठीक है। अगला है प्रगतिवादी कविता सामाजिक समानता के पक्षधर है। आपसे पूछा है कि जो प्रगतिवादी कविता है वो सामाजिक समानता के पक्षधर है। बिल्कुल ठीक है, समाज में वो समानता स्थापित करने चाहते थे। कौन, प्रगतिवादी कवि। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही है, तो आपका आंसर आएगा ए। अगला है प्रगतिवादी कवि वर्ग रहित, शोषण रहित, समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो प्रगतिवादी कवि थे वो वर्ग रहित समाज चाहते थे, शोषण रहित समाज चाहते थे, और समतामूलक मतलब सभी में समान प्रकार की भावनाएं हो, ऐसे समाज की स्थापना चाहते थे। कौन, प्रगतिवादी कवि। प्रगतिवादी कवि अमीर गरीब ऊंच नीच जाति पाति के बीच भेद को समाप्त करना चाहते थे। तो यहाँ पे आपका स्थापना और तर्क दोनों ही सही है, आंसर आएगा ए। देखिए जो आपकी प्रगतिवादी कविताएं हैं, प्रयोगवादी कविता, नई कविता, छायावादी कविता, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, इनसे संबंधित विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रगतिवादी सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति हो, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। आपसे पूछा है कि जो प्रगतिवादी सामाजिक है वो यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को मानने वाला था प्रयोगवाद, ठीक है। सामाजिक यथार्थ की जो अभिव्यक्ति है उसको मानने वाला था प्रयोगवाद, और जो समकालीन कविता है वो समाज में रहने वाले जो व्यक्ति विशेष हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। प्रगतिवाद साहित्य सउद्देश्य पूर्ण होता है। बिल्कुल ठीक है, जो प्रगतिवाद साहित्य है वो सउद्देश्य पूर्ण होता है, जबकि जो प्रगतिवादी सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति है ये कथन गलत है, क्योंकि जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति है वो प्रयोगवाद में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका गलत है और तर्क बिल्कुल ठीक है। स्थापना सही और तर्क गलत, तो आंसर आएगा यहाँ पे सी। अगला है मुक्तिबोध की विशिष्ट काव्य शैली फैंटेसी है। बिल्कुल ठीक है, जो मुक्तिबोध जी की विशिष्ट जो काव्य शैली है वो फैंटेसी है, जिसमें वे किसी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। तो दोनों ही कथन, स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक है, तो आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद की सैद्धांतिक कट्टरता के विरुद्ध प्रयोगवाद का जन्म हुआ था। क्या पूछा आपसे,
जो प्रगतिवाद की जो सैद्धांतिक कट्टरता है उसके विरोध प्रयोगवाद का जन्म हुआ था। बिल्कुल ठीक है। प्रगतिवाद की जो सैद्धांतिक कट्टरता है, देखिए ये गलत है, सैद्धांतिक कट्टरता नहीं थी यहाँ पे समाज को जो अलग अलग भागों में बांटा गया था उसको एक समान रूप में स्थापित करना, वर्ग रहित समाज की स्थापना करना, सभी में समानता का मूल भाव स्थापित करना, इसके विरुद्ध प्रयोगवाद का जन्म हुआ था। प्रयोगवादी साहित्य का मूल आधार वैविध्य जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया हुई है। क्या पूछा है? जो प्रयोगवादी साहित्य है उसमें मूल आधार क्या था? वैविध्य जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नए नए मार्गों की, राहों की खोज की गई थी। तो यहाँ पे स्थापना आपका गलत है और तर्क बिल्कुल ठीक है। ये सभी के, जिसने जो आपकी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये इनकी विशेषताएं नहीं पढ़ी हैं तो उनके तो ऊपर से जाएगा ये क्वेश्चन आंसर। लेकिन आप एक बार पढ़ने के बजाय अगर 2 बार क्लास देखेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। क्षणबोध, लघु मानव की प्रतिष्ठा और लोक संपृक्ति आदि नई कविता की विशेषताएं। आपसे पूछा गया है कि जो क्षणबोध है, लघु मानव की जो प्रतिष्ठा है और लोक जो संपृक्त है वो नई कविता की विशेषता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगला है, प्रयोगवाद की व्यक्तिकता में भावुकता प्रधान थी तो नई कविता में बौद्धिकता प्रधान थी। बिल्कुल ठीक है। प्रयोगवाद में क्या था? व्यक्तिकता की भावुकता प्रधान थी तो नई कविता में बौद्धिकता प्रधान थी। ठीक है, तो दोनों ही स्थापना और तर्क ठीक हैं। आपका आंसर आएगा ए। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है, ये कथन गलत है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में नए शिल्पगत प्रयोग हुए हैं। तो देखिए आपका स्थापना और तर्क दोनों ही यहाँ पे गलत हैं, तो आंसर आएगा डी। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। अगला है, मार्क्सवाद की मूल प्रेरणा से विकसित प्रगतिवाद हिंदी कविता ने सर्वप्रथम सामाजिक यथार्थवाद की प्रतिष्ठा स्थापित की है। तो बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर एकदम ठीक है, क्योंकि जो मार्क्सवाद है उसकी मूल प्रेरणा से विकसित जो प्रगतिवाद हिंदी कविता में, हमने आपको बताया कि राजनीति में क्या था? मार्क्सवाद, और हिंदी साहित्य में था प्रगतिवाद। ये दोनों ही समान हैं। सर्वप्रथम सामाजिक यथार्थवाद की प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। साम्यवादी विचार की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी की कविता का मुख्य प्रयोजन रहा है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही कथन ठीक है। प्रगतिवाद हैं उनको समाजवादी यथार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, प्रगतिवाद को क्या कहा जाता है? समाजवादी यथार्थवाद भी उसको कहा जाता है। तो दोनों ही स्थापना और तर्क बिल्कुल ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्थापना पूछी आपसे। समकालीन कविता अपने पूर्व समय एवं युगीन परिवेश से संयुक्त कविता है। देखिए जो समकालीन कविता है वो अपने पूर्व समय और युगीन जो परिवेश है उसे संयुक्त जो कविता है, तो बिल्कुल ये स्थापना आपकी गलत है, क्योंकि जो समकालीन कविता है वो पारंपरिक कविता के विपरीत और आधुनिक या जो समकालीन कविता है किसी विशिष्ट रूप में पालन नहीं करती है। ठीक है, जो समकालीन कविता है या आधुनिक या समकालीन जो कविता है उसका किसी भी रूप में पालन नहीं करती है। तो समकालीन कविता क्या है? समकालीन कविता वह कविता है जो 8वें दशक की कविता है, और समकालीन जो कविता है उसमें युगीन जो यथार्थ है, वास्तविकता है, और उसको अभिव्यक्त किया गया। देखिए जो उसी वक्त है, यथार्थ था, वास्तविक था, उसी को अभिव्यक्त किया गया है। पहले और बाद का इसमें कोई भी संयुक्त रूप नहीं है। तो आप याद रखेंगे जो समकालीन कविता है वो अपने पूर्व समय युगीन परिवेश से संयुक्त कविता है, तो ये कथन गलत है। इस कविता में हम अपने समय के ठहराव को देख सकते हैं, ये भी गलत है। समय के ठहराव को इसमें नहीं देखा जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। प्रगतिवाद के केंद्र में सर्वहारा वर्ग है जो सामाजिक दृष्टि से पूरी तरह अस्तित्ववादी है। बिल्कुल ठीक है, प्रगतिवाद का केंद्र है, जो प्रगतिवाद है उसके केंद्र में सर्वहारा वर्ग है जिसमें सामाजिक दृष्टि से वो पूरी तरह से अस्तित्ववादी। देखिए प्रगतिवादी कविता सामाजिक अन्याय, दमन, शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है, तो बिल्कुल ए और आर दोनों ही ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की फैंटेसी एक और अपने युग के अंतर्विरोध की यथार्थ अभिव्यक्ति करती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी ओर वे कवि के अंतर्द्वंद की जटिलता को भी व्यक्त करती है। दोनों ही कथन और तर्क, स्थापना और तर्क दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है,
प्रयोगवाद की विचार भूमि अस्तित्ववादी दर्शन है। देखिए, जो प्रयोगवाद है उसकी विचार भूमि अस्तित्ववादी दर्शन है, जिसमें व्यक्ति की निजता, अस्मिता की पहचान और अस्तित्व के प्रति जागरूकता मुख्य है। यही कारण है कि प्रयोगवादी हिंदी कविता में व्यष्टि चेतना मुखर रही है। तो आपका स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक है और ये आंसर आएगा यहाँ पे ए। कुंवर नारायण चिंतनशील अभिव्यंजनाओं के कवि थे, तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, कुंवर नारायण ने आधुनिक मिथकीय और प्रसंगों के द्वारा प्रभावशाली अभिव्यक्ति की है, तो आपका ये ठीक है। लेकिन जो चिंतनशील, देखिए मिथकीय और जो कथा प्रसंग है, मिथकीय जो कथा प्रसंग है उनको प्रभावशाली अभिव्यक्ति किसने की है? कुंवर नारायण ने। लेकिन ये चिंतनशील अभिव्यंजनाओं के कवि नहीं थे, ये तो मिथकीय कथा प्रसंगों के द्वारा प्रभावशाली अभिव्यक्त करते थे। यहाँ पे आपका स्थापना गलत है और जो तर्क है वो सही है, तो आंसर आएगा सी। यहाँ पे आया है अभिव्यंजना। अभिव्यंजनावाद है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत और अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे साहब। रश्मिरथी में दिनकर जी ने वर्ण व्यवस्था व जाति पाति पर कटाक्ष किया है। रश्मिरथी का नायककरण समाज के उन व्यक्तित्वों का प्रतीक है जो वर्ण व्यवस्था के कारण, एक मिनट, रश्मिरथी में दिनकर जी ने वर्ण व्यवस्था व जाति पाति पर कटाक्ष किया है, तो बिल्कुल ठीक है आपका। जो रश्मिरथी है उसमें दिनकर जी ने वर्ण व्यवस्था व जाति पाति पर कटाक्ष किया है, बिल्कुल ए आपका ठीक है। रश्मिरथी का नायक जो करण है उसने समाज में उन व्यक्तियों का प्रतीक है जो वर्ण व्यवस्था के कारण अमानवीय क्रूरता और जड़ नैतिक मान्यताओं की विभीषिका के शिकार हुए हैं। यही आंसर आपका, दोनों ही स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक है, तो आंसर आएगा ए। अगला है, नागार्जुन ने देश की दीनहीन अवस्था से दुखी होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। क्या है जो नागार्जुन जी हैं, उन्होंने देश की जो दीनहीन अवस्था है उससे दुखी होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है, तो बिल्कुल ठीक है। नागार्जुन ने अपने काव्य में सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को चित्रित किया है, तो स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक है, आंसर आएगा ए। प्रयोगवादी युग को अज्ञ युग भी कहा जाता है, बिल्कुल एकदम सही है ये बात, क्योंकि प्रयोगवादी युग है उसको अज्ञ युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि अज्ञ ने प्रयोगवादी युग के अंतर्गत तार सप्तकों का संपादन किया था और जो प्रयोगवाद है उसका स्थापना बिंदु तार सप्तक स्थापना बिंदु से ही माना जाता है। अज्ञ ने ही प्रयोगवादी धारा का प्रवाहित और तीव्र गति प्रदान की, बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों ही ठीक है, आंसर आएगा ए। अगला है, देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जी जीवन के गंभीर सत्यों का उद्घाटन सीधे सरल शब्दों में कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। आत्मीयता मिश्र जी की भाषा का मूल मंत्र रहा है, तो स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक है, आंसर आएगा ए। मुक्तिबोध को कवियों का कवि कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह अपनी जनवादी प्रवृत्ति और समाजवाद के लिए जाने जाते हैं। स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक, आंसर आएगा ए। अगला है, भ्रम राक्षस मुक्तिबोध की फैंटेसी रचना है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ कवि ने भ्रम राक्षस को मार्क्सवाद के प्रतीक के रूप में लिया, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए। धूमिल सड़क से संसद तक लेकर आए थे, बिल्कुल, संसद से सड़क तक इनका काव्य संग्रह था जो सन 1972 का था, ठीक है। किसका था? धूमिल जी का। धूमिल अपने समय के राजनीति से क्षुब्ध थे, तो दोनों ही कथन और तर्क, स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक हैं, आंसर आएगा ए। अगला है, मोचीराम कविता में धूमिल ने समाज की बुराइयों पर जोर दिया है, बिल्कुल ही ठीक है। मोचीराम कविता किसकी है? तो धूमिल जी की है। किस काव्य संग्रह में है? संसद से सड़क तक, ठीक है। मोचीराम कविता में धूमिल ने समाज की बुराइयों पर जोर दिया, बिल्कुल ही ठीक है। धूमिल समाज में बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़ना चाहते थे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, क्योंकि ए सही है, आर गलत है। अगला है क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन दिए गए हैं आपके अपठित गद्यांश से संबंधित। तो ये देखिए, आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें से आपके आंसर स्वयं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। विगत प्रश्न जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं ये, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? तो प्रगतिवादी मूल्य कौन से नहीं है? एक तो व्यष्टि चेतना और एकस्वरवाद नहीं है। जबकि प्रगतिवादी मूल्य के अंतर्गत क्या आता है?
यथार्थ चेतना आती है और इतिहास बोध आता है। तो आपका आंसर आएगा 1 और 4। नहीं पूछा आपसे तो आपका आएगा व्यष्टि चेतना और एकश्वरवाद। अगला है, यहाँ पे अभिकथन और तर्क दिए गए हैं, इनमें से आपको सही बताना है। ठीक है। प्रकृतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्धछाया दिखाई पड़ी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रकृतिवादी कवियों ने प्रकृति का ज़्यादा चित्रण नहीं किया है, उन्होंने समाज शोषित वर्ग का वर्णन किया है, सामाजिक जीवन का वर्णन किया है, लेकिन प्रकृति की उन्हीं रूपों का उन्होंने चित्रण किया जो मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्धछाया दिखाई पड़ी हो। तर्क क्या है? इसलिए उसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रण हुआ है। बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो सुपरिचित जो ग्राम्य प्रकृति है और उस प्रकृति के स्थान पर वन्य पर्वतीय रूप चित्रित हुए हैं छायावादी युग में। ठीक है, किसमें? छायावादी युग में, इसमें नहीं भी है, प्रगतिवादी में नहीं भी है। तो यहाँ पे ए आपका सही है और आर है आपका गलत। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नदी की बांक छाया, ये किसकी रचना है? तो नदी की बांक छाया है आज्ञे जी की। अगला है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये रचना किसकी है? तो आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। ठंडा लोहा किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। ठीक है। नदी की बांक छाया सन 1981 है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की है। ठंडा लोहा बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, 1952। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सन 1973। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 आपके ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है दिल्ली। कब की है? सन 1954 की है। रामकुमार वर्मा जी की रचना है एकलव्य। एकलव्य इनका बहुत ही सुप्रसिद्ध नाटक है और ये ऐतिहासिक नाटक है। रामनरेश त्रिपाठी की रचना है कौन सी? पथिक, जो सन 1920 की है। याद रखेंगे, रामनरेश त्रिपाठी जी के 4 काव्य संग्रह हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पथिक है, मिलन है और मानसी है, स्वपन है। ठीक है। मिलन 1918 का है, पथिक 20 का है, मानसी 27 का है और आपका जो स्वपन है वो 29 का है। केदारनाथ सिंह की रचना है कौन सी? केदारनाथ सिंह की रचना है यहाँ पे कौन सी? जमीन पक रही है। कौन सी है? जमीन पक रही है। और कब की है जमीन पक रही है? सन 1980 की। इसके बाद में बात बोलेगी, बात बोलेगी सन 1981। और किसकी है ये भी याद रखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह जी की। किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह जी की। तो आंसर आएगा यहाँ पे 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 आपके डी ऑप्शन में। ठीक है। रचनाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी से है? आत्मचेतस का संबंध है, बावरा अहिरी का है, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग है। इन सभी का संबंध किससे है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी से है। विचार कविता का इनसे संबंधित नहीं है। विचार कविता है, ये प्रयोगवादी काव्य धारा के अंतर्गत आती थी। तो देखिए, आत्मचेतस, बावरा अहिरी, जापान लोक की कथा का रचनात्मक उपयोग 1, 2, 3 और 4। 1, 3, 4 आपके किस ऑप्शन में है? तो देखिए 1, 3, 4 आपके डी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जो कविताएं हैं उनका सही अनुक्रम बताना है। देखिए, मधुबाला किसकी रचना है? ये बच्चन जी की रचना है सन 1936 की। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, ये हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? बच्चन जी। हालावाद के धर्म ग्रंथ थे क्या? मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। प्रलय की छाया किसकी है? प्रसाद जी की है, सन 1925 की है। उसके बाद में पटकथा, पटकथा है धूमिल जी की, सन 1972। और असाध्य वीणा सन 1961 आज्ञे जी की। सबसे पहले आएगी प्रलय की छाया, फिर आएगी आपकी मधुबाला। तो देखिए, प्रलय की छाया 1925 आपके सी ऑप्शन में है। मधुबाला 1936, असाध्य वीणा 1961, पटकथा 1972 आपका आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवि हैं और उनकी रचनाओं को उनके साथ मिलाना है। आज्ञे जी की रचना यहाँ पे कौन सी है? तो आज्ञे जी की रचना है यहाँ पे, आज्ञे जी की रचना यहाँ पे कौन सी है? तो आज्ञे जी की रचना है पहले मैं सन्नाटा बुनता था। पहले मैं सन्नाटा बुनता था, इस रचना का रचना काल है सन 1974।
अगला है बच्चन जी। बच्चन जी की रचना है यहाँ पे सतरंगिणी। ठीक है, बच्चन जी की रचना कौन सी है? सतरंगिणी। कब की है? तो ये भी याद रखेंगे, सन 1945 की है। रघुवीर साय जी की रचना यहाँ पे कौन सी है? तो सीढ़ियों पर धूप में। और कब की है? ये भी याद रखेंगे, सन 1960 की। सुमित्रा नंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद, और ये है सन 1964 की। यहाँ पे रचना आई है दीपशिखा। दीपशिखा सन 1942 की है, और ये महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है। सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 4, 5 और 1। 3, 4, 5 और 1 कहाँ पे है? तो देखिए आपके सी ऑप्शन में है 3, 4, 5 और 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनके जुड़े आंदोलनों के साथ आपको सुमेलित करना है। लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं, ये कविता के साथ जुड़े थे। नरेश जी हैं, ये नकेनवाद के साथ जुड़े थे। देखिए जो नकेनवाद है इसको प्रपद्यवाद भी कहा जाता है, और नकेनवाद में 3 कवि थे, नलिन विलोचन शर्मा। देखिए न के न, तो न के ऊपर के ऊपर और न मतलब पहला उनका अक्षर ले लिया गया और उसी के ऊपर बनाया गया नकेनवाद, और इसको प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। तो देखिए इस न से आएगा नलिन विलोचन शर्मा, इस के से आएगा केसरी सिंह, और इस न से आएगा मात्र नरेश। देखिए नरेश मेहता नहीं आएगा, ऑप्शन में आ जाता है नरेश मेहता, तो आप इस बात को याद रखेंगे, नरेश मेहता ने मात्र नरेश आएंगे। ठीक है, और ये तीनों ही बिहारी कवि थे। कहाँ के थे? बिहार के थे। इस बात को देखिए आप याद रखेंगे, बिहार के थे ये तीनों ही कवि, और तीनों ही कवियों ने प्रपद्यवाद की रचना की थी, और प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद कहा गया इनके नाम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हैं शंभुनाथ सिंह, और शंभुनाथ सिंह का संबंध था नवगीत से, और केदारनाथ अग्रवाल जी का संबंध था प्रगतिवाद से, और यहाँ पे बच गया आपका प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद से संबंध था अज्ञे जी का, ये आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4, 5, 1 और 2। 4, 5, 1 और 2 आपके ए ऑप्शन में ही दिया गया। अगला क्वेश्चन है, खुशती है लाल लाल मसाल अजीब सी अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कुहरा कुहरे में सामने रखता लोक सनात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ मुक्तिबोध जी की किस कविता से ली गई? तो ये अंधेरे में कविता से ली गई है। अंधेरे में कविता इनकी बहुत ही लंबी कविता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंधेरे में कविता के लिए शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है कि ये आधुनिक इतिहास का दहकता इस्पाती दस्तावेज है। ठीक है, किसने कहा? शमशेर बहादुर सिंह ने कहा। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, उक्त कथन किसका है? देखिए हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी का कथन है। ठीक है, किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी का कथन है। यहाँ पे आपके चारों ही कवि हैं, इनके जन्म वर्ष हम आपको बता देते हैं। सच्चिदानंद अज्ञे जी का जन्म है 1911, गजानंद मुक्तिबोध जी का जन्म 1917, लक्ष्मीकांत वर्मा जी का जन्म है सन 1922, कुंवर नारायण जी का जन्म है सन 1927। देखिए जन्म वर्ष के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे सभी कवियों का जन्म वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे के निम्नलिखित रचनाएं हैं, उनका सही अनुक्रम आपको बताना है। इनकी जो इत्तेलम रचना है ये सन 1946 की है। आंगन के पार दीवार सन 1961 है। हरी घास पर क्षण भर 1948 है। कितनी नावों में कितनी बार सन 1967 है। सबसे पहले आएगा इत्तेलम, यहाँ पे है सी ऑप्शन में। हरी घास पर क्षण भर 1948, आंगन के पार द्वार 1961 और कितनी नावों में कितनी बार सन 1967। अगला क्वेश्चन है तो आंसर आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित जो रचनाकार हैं उनका सही अनुक्रम आपको लगाना है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म है सन 1911, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म है सन 1913, गजानंद माधव मुक्तिबोध जी का जन्म है 1917 और भारत भूषण अग्रवाल जी का जन्म है 1919। तो ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही सही लगा है आपके ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। देखिए ये गलत है, क्योंकि जो छायावादोत्तर कविता है वो विचार प्रधान काव्य नहीं है। तो विचार प्रधान काव्य कौन सा है? तो वो है प्रगतिवादी। ठीक है, जो प्रगतिवादी है वो विचार प्रधान काव्य है।
क्योंकि उसमें कवि ने निजी संवेदनाओं अनुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिलता। बिल्कुल ही गलत है। तो ए और आर दोनों ही गलत है, ऑप्शन आएगा ए। अगला है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे की किस कविता से ली गई? देखिए यहाँ पे समझेंगे आप, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे जी के हवाई अड्डे पर विदा से लिया गया। क्या है? हवाई अड्डे से विदा पर लिया गया। पहचान सांप हवाई अड्डे, इसका रचना काल आगे जी की कविताओं का नहीं मिलता है। हरी घास पर क्षण भर बार बार पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, सन 1948 है। ठीक है। अगला है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा कब का है? सन 1952 और इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 है। गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, इन दोनों का जन्म ही 1919 को हुआ है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसके साथ में कुंवर नारायण साहब, इनका जन्म सन 1927। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? याद रखेंगे, प्रपद्यवादी कवि किसे कहा जाता है? वही है जो नकेनवाद, प्रपद्यवाद को ही क्या कहा जाता है? नकेनवाद। और नकेनवाद से यहाँ पे आप समझ गए होंगे, नलिन विलोचन शर्मा हैं, केसरी कुमार हैं और मात्र नरेश हैं, और गिरिजा कुमार माथुर नहीं हैं। गिरिजा कुमार माथुर हैं ये प्रथम, जो पहला तार सप्तक है, जिसको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, इससे संबंधित है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? आपसे पूछा गया है कि कौन सा काव्य संग्रह है वो शमशेर बहादुर सिंह का नहीं। देखिए कुछ कविताएं हैं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ मेरी, ये तीनों ही काव्य संग्रह किसके हैं? शमशेर बहादुर सिंह के। आज अभी आँखों से, ये काव्य संग्रह मुझे नहीं मिला है, किसका है? मैं भी इसमें कन्फ्यूज हूँ। किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। कुछ कविताएं हैं सन 1959 का है, कुछ और कविताएं 1961 का है, काल तुमसे होड़ मेरी सन 1988 का है, और ये तीनों ही काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह जी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित जो उपन्यासकार हैं उनका सही अनुक्रम आपको बताना है। यशपाल जी का जन्म 1903 को हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907, आज्ञा जी का जन्म 1911 और रांगे राघव का जन्म है 1923। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर है कौन सा आएगा? बिल्कुल ए ही ठीक है, यहाँ पे ए आंसर आएगा। अगला है, देखिए, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था, स्वयं सुनने में वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। ये किसका कथन है? तो ये पंक्तियां हैं आज्ञा जी की। क्या है? श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था, स्वयं सुनने में वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। ये देखिए, जो असाध्य वीणा है ना आज्ञा जी की, उससे संबंधित हैं ये पंक्तियाँ, और ये किसकी हैं? आज्ञा जी की पंक्तियाँ। ठीक है। परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। क्या है? परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ है वह। ये मुक्तिबोध जी की पंक्ति है। अगला है, पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में, और ये पंक्तियां हैं धर्मवीर भारती जी की। अगला है, मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, और ये पंक्तियां किसकी? ये पंक्तियां हैं दिनकर जी की। क्या है? मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, ये दिनकर जी की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 5, 1, 4 और 2। 5, 1, 4 और 2 कहाँ पे है? आपके ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है आपका इशारे जिंदगी के, और ये रचना है आज्ञा जी की। ठीक है। बूंद टपकी एक नभ से, ये है भवानी प्रसाद मिश्र। 4 ईमानदार, ये रचना है कुंवर नारायण जी की। और मेरा प्रतिनिधि रचना है रघुवीर साय जी की। तो आपका आंसर आएगा 2, 3, 4, 5, आपके बी ऑप्शन में है। यहाँ पे जो आपके 5 कवि दिए गए हैं, इनका जन्म वर्ष हम बता देते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 और कुंवर नारायण जी का जन्म भी 1927 है।
आज्ञा जी का जन्म 1911 है। भवानी प्रसाद मिश्र जी के जन्म में थोड़ा सा कंफ्यूज है, मैं बता देती हूँ। कहीं पे आपको 1913 मिलेगा और कहीं पर 14 मिलेगा। रघुवीर साय जी का जन्म सन 1929 है और रांगे राघव जी का जन्म 1923 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है? तो देखिए जो मुक्ति प्रसंग है ये राजकमल चौधरी जी की है और ये वाणी प्रकाशन 2006 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद में है खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख है, ये किसकी है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। और ये कब की है? ये है 1973 की। उसके बाद में है अनुभव के आकार में चांद, ये किसकी रचना है? तो ये है लीलाधर जगुड़ी की। और कब की है? सन 1994 की है। कब की है? 1994 की। रेणुका किसकी है? तो रेणुका है रामधारी सिंह दिनकर। और कब की है? तो ये भी याद रखेंगे 1935 की है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका 3, 5, 1 और 2। 3, 5, 1 और 2 आपके बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है जन्म काल के अनुसार आपको कवियों का अनुक्रम बताना है। नागार्जुन जी का जन्म है 1911, त्रिलोचन जी का जन्म है 1917, भवानी प्रसाद मिश्र जी का 13 या 14 मिलेगा और नरेश मेहता जी का जन्म है 1922। तो सबसे पहले आएंगे नागार्जुन जी, फिर आएंगे भवानी प्रसाद मिश्र। देखिए नागार्जुन जी यहाँ पे थे लेकिन ये गलत है। नागार्जुन जी, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन जी और नरेश मेहता जी। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी। नागार्जुन जी का जन्म 1911, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913, त्रिलोचन जी का जन्म 1917 और नरेश मेहता जी का जन्म 1922। अगला क्वेश्चन है अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया, दिया बहुत, बहुत कम। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के कविता हैं, रचयिता हैं आपके मुक्ति बोध जी। कौन है? मुक्ति बोध जी। आगे जी 1911, रघुवीर साय 1929, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, आगे और केदारनाथ अग्रवाल, इन चारों का जन्म 1911 है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। कौन कौन? शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, आगे और नागार्जुन। ठीक है, मुक्ति बोध, त्रिलोचन साहब, दोनों का जन्म 1917 है। गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, इन तीनों का जन्म है आपका 1919 का। कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, दोनों का जन्म है 1927। ठीक है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने किस काव्य में की है? किस में की है? तो ये की है इंद्रधनुष रोंदेवे में। इंद्रधनुष रोंदेवे इनकी रचना है, कविता है। इसका रचना काल है, प्रकाशन वर्ष है कब? सन 1957। पहले मैं सन्नाटा बुनता था 1974, आंगन के पार द्वार 1961 और हरी घास पर क्षण भर 1948। अगला क्वेश्चन है आपको रचनाएं दी गई हैं और इनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है, आप इनसे मिलान करेंगे। कुकुरमुत्ता आज्ञे जी की है और कब? कुकुरमुत्ता निराला जी की है 1942। हुंकार, हुंकार किसकी है? हुंकार है रामधारी सिंह दिनकर और कब की है? सन 1939 की है। उसके बाद में है भग्नदूत, आज्ञे जी की है 1933। प्रेम संगीत, ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा की, सन 1937। बचा है 1936, इसमें याद रखेंगे मधुबाला, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियाँ, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, जिन्हें हालावाद का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? बच्चन साहब हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2, 4, 1 और 5। 2, 4, 1 और 5 डी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये हैं त्रिलोचन साहब की। ठीक है, त्रिलोचन साहब की हैं। कौन सी? आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो वो हैं त्रिलोचन साहब की। अगला क्वेश्चन है कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतना आनंद। ये देखिए कामायनी से लिया गया है और ये जयशंकर प्रसाद की कृति थी, सन 1935 की थी। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह माँ शक्ति राम के वदन में हुई लीन। ये निराला जी की है, राम की शक्ति पूजा। अगला है मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा
जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये मौन कविता से संबंधित है। और ये किसकी है मौन कविता? ये है अज्ञे जी की। ठीक है, अगला है, परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ है वह। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके मुक्ति बोध जी से। ठीक है, ये अंधेरे से संबंधित है, अंधेरे में से संबंधित, नो नो नो, अंधेरे में से संबंधित नहीं है, शायद ब्रह्म राक्षस से संबंधित है। अंधेरे में कविता तो अज्ञे जी की। ठीक, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका क्या? 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2 कहाँ पे है? ये आपके बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, सूखी डाली, यहाँ पे दे गए हैं एकांकी। क्या दे गए हैं? एकांकी। और यहाँ पे दिए गए हैं रचनाकार। रचनाओं के साथ रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है। सूखी डाली एकांकी है किसका? तो ये है विष्णु प्रभाकर जी का। जी नहीं, सूखी डाली किसका है? उपेंद्र नाथ अस्कर जी का है। ठीक है, कब का है? तो ये भी याद रखेंगे, सन 1942 का। उसके बाद में कारवा किसका है? तो ये भुवनेश्वर प्रसाद का है। और ये भी याद रखेंगे कब का है? तो सन 1935 का है। बादल की मृत्यु और एक घूंट दोनों का ही रचनाकाल 1930 है, लेकिन बादल की मृत्यु है ये किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और एक घूंट है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, देखिए जो बादल की मृत्यु है ये प्रथम एकांकी माना था डॉक्टर नागेंद्र ने। किसको? बादल की मृत्यु जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की, किसने माना था? डॉक्टर नागेंद्र साहब ने माना था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 5, 1 और 2। तो 3, 5, 1 और 2 आपका कहाँ पे है? 3, 5, 1 और 2 आपका सी ऑप्शन में। अगला है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये कविता है नाच कविता से ली गई है। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, और ये नाच कविता किसकी है? तो ये है अज्ञे जी की। ठीक है, युगधारा के रचयिता कौन है? तो युगधारा सन 1952 और रचयिता हैं नागार्जुन जी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म है 1900, महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907, केदारनाथ अग्रवाल नागार्जुन जी का दोनों का जन्म है 1911। अगला क्वेश्चन है, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? ये पंक्तियां किस रचनाकार से संबंधित है? क्या है? शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं, ये कलगी बाजरे से लिया गया। और कलगी बाजरे किसकी है? कलगी बाजरे थी सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अज्ञे जी की। यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी की रचना है। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह की रचना है। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। एक पतंग अनंत में राजकमल प्रकाशन 2005। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह की है। और कब की है? सन 1999 की। बात बोलेगी ये किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह जी की, सन 1981। और आत्मजयी किसकी है? ये है कुंवर नारायण 1965। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 5, 1 और 2। अगला है, निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो निशा निमंत्रण है हरिवंश राय बच्चन जी की। और कब की है ये भी याद रखेंगे, सन 1938 की। प्रभात फेरी किसकी है? तो प्रभात फेरी है नरेंद्र शर्मा जी की। और ये भी 1938 की है। नींद के बादल रचना किसकी है? तो नींद के बादल है केदारनाथ अग्रवाल। कब की है? सन 1947 की। और जीवन के गान सन 1942 शिव मंगल सिंह सुमन की। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2, 1, 5 और 4। 2, 1, 5 और 4 आपके सी ऑप्शन में था। अगला है, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, ये बात बोलेगी इससे लिया गया है, जो सन 1981 में प्रकाशित हुई थी। ये शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता है। ठीक है, देखिए काफ़ी बार आया है आपका जो बात बोलेगी ये रचना। अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। देखिए जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम हुआ है उसमें प्रत्येक पेपर में पूछा गया है
जन्म काल के अनुसार क्वेश्चन। केदारनाथ अग्रवाल 1911, त्रिलोचन 1917, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर साय 1929। यही आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। आत्मा की आंखें सन 1964 और किसका है, ये याद रखेंगे। आत्मा की आंखें हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का। उसके बाद में है काठ का सपना। काठ का सपना है गजानंद माधव मुक्तिबोध और कब का है, सन 1967 का है। कब का है, 1967। उसके बाद में समय और हम, और ये किसकी रचना है, जैनेन्द्र जी की है। और कब की है, ये याद रखेंगे। समय और हम है सन 1962 की। मिलन यामिनी सन 1950 और किसकी है ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2 आपके सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ आपको मिलाना है। काव्य संग्रह दिए गए हैं और कवियों के साथ आपको मिलाना है। आत्मा के विरुद्ध 1967 किसका है, तो ये भी याद रखेंगे। आत्मा के विरुद्ध है रघुवीर साहे जी का। अगला है हास्य का गवाह है, जो हास्य का गवाह है वो है कुंवर नारायण और कब का है, ये भी याद रखेंगे। सन 2009 का है। उसके बाद में चांद का मुंह टेढ़ा 1964 बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है किसकी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। अगला है स्वपन भंग, ये सन 1953 का है और किसका है, प्रभाकर माचवे जी का। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1 कहाँ पे है, तो 4, 3, 2 और 1 आपकी सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियाँ दी गई हैं और उनको कवियों के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए, जो बीत गई सो बात गई, ये कथन किसका है, तो ये पंक्तियां हैं बच्चन जी की। क्या है, जो बीत गई सो बात गई, ये बच्चन जी की पंक्तियां हैं। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, और ये पंक्तियां हैं अज्ञे जी की। क्या है, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये पंक्तियां हैं अज्ञे जी की। दो पाटों के बीच पिस गया, क्या है, दो पाटों के बीच पिस गया, ये है मुक्तिबोध जी का। और रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, क्या है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या है, ये दिनकर जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसके हैं, दिनकर जी की पंक्तियां। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका क्या, 3, 4, 1 और 2। देखिए 3, 4, 1 और 2 आपकी किस में है, डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर साहे जी की कृतियां दी गई हैं और इनका प्रकाशन वर्ष आपको पूछा गया है। आत्महत्या के विरुद्ध सन 1967 है। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 है। लोग भूल गए 1982 है। और कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये सन 1989 है। तो देखिए सही बिल्कुल ए ऑप्शन में ही मिलान किया गया। आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये सन 1989। तो आपका आंसर आएगा ए। आज का अंतिम क्वेश्चन, विषमशिला संकुला पर्वतो भूता गंगा शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता, और ये कथन किसका है, ये है त्रिलोचन साहब का। दोबारा से पढ़ लेते हैं, विषमशिला संकुला पर्वतो भूता गंगा शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता, ये त्रिलोचन साहब जी की काव्य पंक्तियां हैं। अगला है, अर्धविवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गोर कलेवर, ये किसका कथन है, किसकी पंक्तियां हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी की। क्या है, अर्धविवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गोर कलेवर, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य पंक्तियां हैं। अगला है, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये हैं कुंवर नारायण जी की। अगला है, अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये है शमशेर बहादुर सिंह जी की। ठीक है, अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, ये शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्तियां हैं। त्रिलोचन साहब का जन्म है सन 1917। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म है 1900। कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है, इनका जन्म है 1927। और शमशेर बहादुर सिंह, देखिए 4 कवि हैं, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल जी, नागार्जुन जी और अक्के जी, इन चारों का जन्म ही सन 1911 है। ठीक है, इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद,
जय भारत, जय जवान, जय किसान।